आदित्यनाथ। सभापति महोदय, मैं माननीय वस्त्र मंत्री के द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बाजार की दृष्टि से किसानों, कामगारों और बेरोजगारों की दृष्टि से यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासतौर से जब हम वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो इस देश के अंदर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की संभावनाएं जिस क्षेत्र में हैं तो वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। ईमानदारी से अगर इस पर प्रयास हो तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नौकरियां और रोजगार अकेले वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सृजित की जा सकती हैं। इसलिए इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए प्रस्तुत यह विधेयक स्वागत योग्य है। हम लोगों ने उद्योगों की बंदी से उत्पन्न स्थिति को देखा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश को झेल रहा है। एक उद्योग जब बंद होता है तो बाजार चौपट होता है, किसान तबाह होता है, कई परिवारों की 2 जून की रोटी बंद होती है और बेरोजगारों की एक फौज खड़ी होती है और यह अंततः अराजकता का कारण भी बनता है। यह बिल लाने की आवश्यकता महसूस हुई है और मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। रियल एस्टेट लॉबी, इसमें दोनों प्रकार के लोग हैं। एक जो ईमानदारी से सचमुच इस क्षेत्र में आए हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक पक्ष उसका वह नकारात्मक पक्ष भी है जिसमें माफिया और उस प्रकार के तत्व हावी हैं जो कुछ लोगों को आगे करके पहले से चल रहे उद्योगों को बंद करवाने की साजिश के तहत उन जमीनों को औने पौने दाम पर हथियाने का प्रयास करते हैं और उसका सरल सा माध्यम बनता है, वे न्यायालय से जाकर के कोई आदेश पारित करवा देते हैं। एनटीसी के जिन उद्योगों से संबंधित यह विधेयक है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आधुनिकीकरण के जिस दौर में हम चल रहे हैं, यह दुखद स्थिति है कि एनटीसी लगातार लाभांश के बाद पिछले वर्ष घाटे में था और इस वर्ष उसके लाभांश के बारे में माननीय मंत्री जी ने यहां पर कहा भी कि 15 करोड़ के लाभांश में वर्तमान में हम लोग लगभग चल रहे हैं और आने वाले समय में हमारा विश्वास है कि सरकार जिस इच्छा शक्ति के साथ संचालित हो रही है, यह एनटीसी न केवल इस देश के अंदर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आम जन की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर पाएगी, अपितु इस देश के अंदर रोजगार सृजन की जो व्यापक संभावनाएं वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हैं, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास नौकरी और रोजगार की उन संभावनाओं को भी विकसित करने में सफल होगी। और जब हम 2.5 करोड़ की बात करते हैं तो इस देश के अंदर 2.5 करोड़ परिवारों की बात करते हैं। 2.5 करोड़ का मतलब लगभग 10 करोड़ लोग सीधे सीधे उसके साथ जुड़ते हैं। महोदय, रियल एस्टेट से संबंधित जो बात मैं कर रहा था कि जो पट्टाधारक हैं, जो लोग न्यायालय से या कहीं से आदेश प्राप्त करके उन मिलों की जमीनों पर पुनः कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप रेट कंट्रोल एक्ट के तहत उनका किराया निर्धारित करके उनको दीजिए, लेकिन वह उद्योग बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उद्योग के बंद होने का मतलब लाखों लाख लोगों को तबाह होना है। और उस दृष्टि से जो बातें यहां पर हम सबके सामने आई हैं, वह सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है और सरकार इस बात को कहती है कि लगभग 78 मिलें हैं
जिन 78 मिलों में से 78 मिलों का पुनरुद्धार के पैकेज को 78 मिलें जो बंद थीं वीआईएफआर से, जिन्हें पुनरुद्धार के पैकेज के तहत आगे सरकार जिस पर कार्य कर रही है, उसमें 24 मिलों पर सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है और 5 ऐसे हैं जो संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर में, जिन पर कार्य होना है। महोदय, इसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई भी कुछ मिलें हैं और उत्तर प्रदेश के जो मिलें हैं उनमें कानपुर, खासतौर से कानपुर की 10 ऐसी मिलें हैं जो इसमें आती हैं। लेकिन जब पुनरुद्धार की बात होती है तो उसमें उत्तर प्रदेश की एक भी चीनी मिल उसमें नहीं ली जाती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश इस देश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन पुनरुद्धार की दृष्टि से जब सामने आती है बात तो उसमें अव्यवहार्य लिख दिया जाता है उसके लिए, या उसके बारे में अन्य प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की इन 10 जिलों, इन 10 जो कपड़ा मिले हैं, जिनमें कानपुर है, हाथरस है, कानपुर, सहारनपुर, रायबरेली, लखनऊ और नैनी, इन सब जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए जो मिले हैं, इनको भी पुनरुद्धार के पैकेज के तहत लें, यह मेरा अनुरोध होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और मुद्दे को आकर्षित करना चाहता हूं, और वह है जो गोरखपुर कमिश्नरी से जुड़ा हुआ है। एनटीसी के अंतर्गत वहां पर 2 चीनी मिलें संचालित होती थी और उन के माध्यम से, कपड़ा मिल के माध्यम से जो 2 चीनी मिलें संचालित होती थी, वही मैं उसी की बात कर रहा हूं, चीनी मिलें भी संचालित होती थी इनके माध्यम से। इसमें एक महाराजगंज जनपद की गणेश शुगर मिल और एक पडरौना की कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, ये भी एनटीसी के अंतर्गत ही संचालित होती थी। आश्चर्यजनक है कि गणेश शुगर मिल ये बंद चल रही है 1993-94 से, एनटीसी के अंतर्गत चल रही थी 1988 से लेकर के 1993 तक ये लाभांश में थी, और लाभांश में होने के बाद इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद उसको वीआईएफआर के पास भेज दिया गया। उसके पीछे नियत थी कि इस चीनी मिल की जमीन को बेच करके कुछ माफियाओं के हाथों बेच दिया जाए, लेकिन उस समय इस चीनी मिल पर, वहां पर वह चीनी मिल ऐसी थी कि जिस पर पर्याप्त मात्रा में गेट पर किसान अपना गन्ना पहुंचाता था, किसान वहां का तबाह हुआ। 1993 से लेकर के अब तक वहां के जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को कोई भी वेतन, कोई भी अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। वहां का कर्मचारी तबाह है। कर्मचारियों को कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में जाकर के उन्हें स्टे लेना पड़ा जब उस चीनी मिल को बेचने के प्रयास हो रहे थे। यह मिल से जुड़े हुए प्रबंधनों के कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न है, और इसलिए गंभीर प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं कि निजी क्षेत्र में संचालित कपड़ा मिलें लाभांश में चल रही हैं, लेकिन सरकार के नियंत्रण में चलने वाली ये मिलें आखिर घाटे में कैसे चलती हैं? क्या यह प्रबंधन का दोष नहीं, और क्या इस जिम्मेदारी तय करेंगे? और यही स्थिति गणेश शुगर मिल के बारे में भी हुई। लाभांश में चलने वाली एक मिल बंद कर दी गई और बंद करने के बाद कर्मचारियों को हर प्रकार की सुविधा से वंचित किया गया। आज भी पर्याप्त मात्रा में वहां पर गन्ना है, लेकिन चीनी मिल का स्क्रैप बेच दिया गया। स्क्रैप बेचने के बाद 12 करोड़ का स्क्रैप बेचा गया, 2 करोड़ का कर्मचारियों को दिया गया, 10 करोड़ आज भी वहां पर है, और मेरे संज्ञान में आया है कि 29 करोड़ किसान अभी तक वहां पर कर्मचारियों का बकाया मिल पर है, अब तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि गणेश शुगर मिल को पुनः संचालित करने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वहां पर गन्ना है तो वह एनटीसी के अंतर्गत चलती है, तो एनटीसी उसको पुनः चलाएं। मुझे लगता है गन्ने की कमी नहीं और वह लाभांश में चलेगी। इसकी दूसरी एनटीसी के ही अंतर्गत एक और चीनी मिल है पडरौना की।
महोदय, इस चीनी मिल पर किसानों का, बस अंतिम पॉइंट में आया हूं, किसानों का और कर्मचारियों का 4843 लाख रुपए बकाया है। इस चीनी मिल को कुछ लोगों को बेच दिया गया और निजी क्षेत्र में देने के बाद इस शर्त के साथ दिया गया था कि 2 साल चलाने के बाद वह चीनी मिल मालिक इस चीनी मिल को 6 समान किस्तों पर किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेगा और कर्मचारियों का बकाया मूल्य का भुगतान भी करेगा। उसने 2 साल तो 3-4 साल चलाई मिल, लाभांश कमाया, न किसानों का बकाया दिया और न कर्मचारियों को ही बकाया भुगतान किया। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि पडरौना चीनी मिल की भी समस्या का समाधान कपड़ा मंत्रालय से होना है और एनटीसी के अंतर्गत चलने वाली इस चीनी मिल का भी पुनरुद्धार हो। उसकी मशीनरी ठीक है, यह चीनी मिल चल सकती है। अगर सरकार चाहेगी तो इसी सत्र में उसको पुनः चला करके किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो और साथ साथ जो कर्मचारियों का बकाया है उन वेतन मदों का भी भुगतान की व्यवस्था हो। एक बार पुनः आपके द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। एनटीसी से जुड़े हुए जितने भी जमीनें हैं, मुझे लगता है कि बहुत जमीन एनटीसी के पास है। आप 2400 एकड़ की बात कर रहे हैं। अकेले अगर आप देखेंगे तो महाराजगंज जनपद में गणेश शुगर मिल के पास लगभग 800 एकड़ लैंड है और 800 एकड़ लैंड को अगर आप ईमानदारी से कोई किसान उस एकड़ को महाराजगंज जैसी जमीन को करने का प्रयास करेगा तो लाभांश तो किसी भी स्थिति में लाभांश में रहेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि एनटीसी के इन सभी जो कपड़ा मिले हैं, इन कपड़ा मिलों के पुनरुद्धार के साथ साथ एनटीसी के द्वारा संचालित उन मिलों का भी पुनरुद्धार होना चाहिए जो किसानों के व्यापक हित में है, कर्मचारियों के व्यापक हित में है और देश के व्यापक हित में है। धन्यवाद।